अध्यक्ष जी, त्रिलोकनाथ बाबू, माननीय पप्पू अजीम साहब, युवा शक्ति के अध्यक्ष अजय जी, महासचिव श्याम बाबू, सूर्यनारायण जी, क्रांतिकारी हम सब के अजीज प्रिंस विक्टर जी, संघर्षशील विपिन जी, अपने व्यक्ति के प्रति अनवरत लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले भाई कौशल जिया साहब, अलीगढ़ से लेकर के अररिया तक बेबाक बोलने वाले भाई हैदर यासीन साहब, मंच संचालन कर रहे अपनी भाषा और अपनी व्यक्तित्व के बदौलत पहचान बनाने वाले सुशील राही जी, संघर्षशील और हमारे साथ अनवरत चल रहे प्रभात वर्मा साहब, हमारे अजीज भाई उप प्रमुख उमेश मिश्रा जी, प्रोफेसर सुरेश बाबू, असलम बेग साहब, तोहिद बाबू जो हमारे पिता की तरह हैं, बिरबल बाबू जो बचपन से मेरे साथ रहे हैं, पूर्व मुखिया जी, दुखमोचन बाबू जिनका सानिध्य और प्यार हमेशा हमें मिलता रहा, विजय कुमार सिंह कुर्सा कांटा जो काफी संघर्षशील और हमारे अंतरंग रिश्ते हैं, संजीव यादव जी जो लगातार एक होनहार नौजवान जो सदस्य भी हैं, रणवीर झा जी युवा शक्ति अररिया, हमारे मंसूर आलम साहब पूर्व मुखिया जी, पंकज भारती जी, मेरे सरजुग यादव जी डुमरिया, गौरी शंकर बाबू, नरेश राम साहब, दुर्गानंद यादव जी उपाध्यक्ष, रविंद्र राजा जी, नियाज बाबू, हसीब बाबू, अखिलेश बाबू, सुनील पासवान जी, कई ऐसे साथी हैं, हमारे हासिब जी, बहुत ऐसे साथी हैं जो कि से सभी जगह से जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं मंच पर बैठे तमाम उन लोगों का नाम नहीं लिया जो मेरे साथ भी आए हैं, कटिहार जिला के जिला परिषद अध्यक्ष पगला जी, जो पूर्णिया से आए हुए मेयर साहब संतोष जी, हमारे साथ इसराइल भाई सत्तार जी, दुर्गा जी, हमारे साथ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जयवर्धन जी, हमारे साथ सहरसा से आए हुए जिला पार्षद श्याम बाबू, जिला पार्षद छत्री जी, बहुत ऐसे साथी हैं जो अन्य जिलों से भी साथ आए हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। मंच पर हमारे जो अजीज जो बोले, हमारे आदरणीय सुनील बाबू जिनका काफी सानिध्य रहा और इन्होंने सुनील जी खास तौर पर श्याम जी का काफी जिद था, युवा शक्ति अजय जी का, प्रभात वर्मा जी का, कुमुद झा जी का, कुमुद मिश्र जो हमारे छोटे भाई परिवार की तरह हैं, हमारे पिता और हमारे घर से इनके रिश्ते हैं, हमारा पिता और हमारे परिवार के बीच अजीब रिश्ता है। इस परिवार से भी, इस इलाके से भी एक मार्ग गुरु होने के नाते हमारे कई देवीनाथ मंडल जी, बहुत ऐसे साथी हैं जिनका नाम लेने लगूंगा तो बहुत देर लगेगा। हमारे इस उपस्थित हमारी माँ बहनें जो दूर से आई हैं, हमारे पिता के समान गार्जियन, मेरे अभिभावक, हमारे भाइयों, हमारे नौजवान साथियों, हमारे अग्रस्तुल भाइयों, मेरे अनुज क्रांतिकारी मित्रों, प्रशासन के साथियों और अररिया के बौद्धिक सभी ऐसे लोग जो शिक्षाविद हैं, जो प्रोफेसर हैं, टीचर हैं,
जो बंधु और बांधव हैं, अररिया के जो पत्रकार बंधु हैं हमारे, जो पटना से हमारे पत्रकार बंधु आए हैं, हमारे अजीज साथी और जो खड़े हैं जिनका नाम नहीं लिया हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं आग्रह करूंगा आप सभी लोग, अब हम आप लोग बैठ जाएंगे तो हमें बोलने में अच्छा होगा। सभी लोग सहूलियत से बैठ जाएं तो हम अब अपने खुल करके आपके पास बात रख पाएंगे। मैंने आपकी बात बहुत गौर से सुनी, सभी लोगों की बातें मैंने बहुत गौर से सुनी। मैं दिल से कुछ बातें आपके बीच रखना चाहता हूं। आप हमें जानते हैं और हमने बचपन से कभी राजनीति दिमाग से नहीं की। मेरे जीवन का राजनीति कोई मकसद कभी नहीं रहा, राजनीति मेरे खून में भी नहीं है। मैंने हमेशा दिल की सुनी, दिल की करी और दिल से देखा। मैंने इंसान को देखा, इंसान के रूप में नहीं। मैंने इंसान को कभी भगवान और कभी खुदा के रूप में देखा। मैं भगवान और खुदा को नहीं देखा हूं, लेकिन बचपन से मुझे सिखाया गया, जो मेरे संस्कार दिए गए, उसमें मैं इतना ही जानता हूं, परमात्मा और खुदा के बीच का जो राह है सिर्फ इंसान है। जो इंसान से मोहब्बत करेगा, इंसान के लिए जिएगा, इंसान के प्रति समर्पित होगा, इंसान के लिए मरेगा, जो इंसान की इज्जत करेगा, वही उस राह के वारिस हो सकते हैं। जो इंसान से मोहब्बत नहीं करेगा, जो इंसान के लिए नहीं जीता, जो इंसान के लिए नहीं खोता, वो कभी अल्लाह के बीच का रास्ता, वो कभी ईश्वर के बीच का रास्ता तय नहीं कर सकता है। इसीलिए इस दुनिया में जितनी सारी चीजें बनी है, चाहे इंसान यदि है तो एक बात जान लीजिए, अल्लाह का अस्तित्व भी, परमात्मा का अस्तित्व भी इंसान के द्वारा ही है। इंसान को हटा दीजिए, अल्लाह के अस्तित्व और परमात्मा का अस्तित्व कोई नहीं समझ पाएगा। इंसान है, इसलिए इंसान भगवान के गोल में भी इंसान ही है। दुनिया में जिन चीजों का भी आविष्कार हुआ, जिस किसी ने भी आविष्कार किया, चाहे मंगल की खोज हो, चाहे बुद्ध की खोज हो, चाहे न्यूक्लियर बम हो, चाहे आइंस्टीन हो, चाहे दुनिया का कोई वैज्ञानिक हो, सभी ने जिन चीजों की खोज की उसके गोल में इंसान है। जब इंसान ही सब कुछ है तो फिर इंसान से मोहब्बत क्यों नहीं, फिर इंसान की पूजा क्यों नहीं, फिर इंसान के लिए जीने में क्या दिक्कत है। और मैंने यह चीज आज नहीं, जब मेरी 8 साल की उम्र थी तभी मैं जानता था कि सिर्फ इंसान के लिए जीना ही जीवन का एकमात्र मकसद हो। इंसान के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, इंसान ही सब कुछ है। और इंसान में न मजहब का, न जात का, न धर्म का, न भाषा का, न क्षेत्रवाद का, न लिंग का, और न किसी गोरे का, न काला का, न अच्छे कपड़ा का, न महक का, न ऊंच का, न नीच का, न अमीर का, न गरीब का, न पढ़े लिखे, न अनपढ़। इंसान तो सिर्फ इंसान है, अपने मकसद से आता है और अवसर लेकर के चला जाता है। अररिया भी मैं आया, अररिया से मेरे दिल के रिश्ते हैं। जब कभी कहीं बचपन से मैंने बहुत सारे एमएलए भी यहाँ बने, जो मेरे साथ 2-4 एमएलए ऐसे बने जो मेरे साथ संघर्ष करते थे, जिन्हें मैंने लाया भी और हमेशा उनके लिए मैंने जिया। हमेशा मैंने कोशिश की कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं, अररिया में आऊं, अररिया के इंसान के लिए खोऊं। जब कभी कोई हमारे अजीम साहब नहीं रहे, जो हमारे निश्चित रूप से बेटे की तरह हमसे वो प्यार करते थे, मैंने हमेशा जब भी कभी एक नई शुरुआत की बातें आई, चाहे कोई व्यक्ति हो, मैं किसी की आलोचना, किसी व्यक्ति की बुराई करने यहाँ नहीं आया, जब कभी किसी ने मेरी हमें आवाज दी, जब कोई छोटी बड़ी घटना घटी, रात के 2 बजे, पप्पू अजीम भी है, यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो यहाँ हमारे मंच पर अभी नहीं है, कोई पेट्रोल मालिक है, कोई कुछ मालिक है, कहीं घटना घटी, कभी कुछ घटा। मुझे जब महसूस हुआ कि मुझे उनके लिए, उनके दर्द और उनके पीड़ा में परछाई की तरह खड़ा होना चाहिए, मैंने परछाई से बढ़कर, खून से बढ़कर उनकी भावना और उनके उम्मीद पर मैंने कभी निराशा नहीं की। हमेशा मैं उनके साथ खड़ा रहा, हमेशा खड़ा मिला। मुझे लगा कि कैसे मैं तब भी, आज भी मैं अररिया जो आया हूं उसमें मेरा राजनीतिक मकसद नहीं। मैंने हमेशा कहा है कि हमारे जीवन का गोल है कि आप कैसे बदलें, समाज कैसे बदले। जब तक इंसान की तरक्की नहीं होती, जब तक इंसान नहीं बदलेगा, तब तक देश और समाज कभी सुंदर नहीं हो सकता। और आज भी हम आपके बीच कुछ बात रखना चाहते हैं कि यह समाज बदलेगा कैसे। एक विदेश से पत्रकार आया था, उसने पूछा
जब वो प्लेन से उतरे तो दिल्ली की सड़क को बंद कर दिया। बोला क्या बात है, इंग्लिश में पूछा। बोला कि 10 मिनट के लिए आप रुक जाए। 10 मिनट के बाद 20-25 गाड़ियां गई। गाड़ियां जब क्रॉस किया तो उन्होंने पूछा ये कौन लोग हैं, तो उनके साथ जो भारत के लोग थे उन्होंने कहा कि ये भारत के नौकर हैं। बोला यार, भारत के नौकर के लिए इतनी खातिर। जब वो लोग 10-20 गाड़ी चले गए तो फिर पुलिस हटी। भंगे कपड़े, माँ के कपड़े, पैर में चप्पल नहीं, आधा जूता आधा चप्पल, जींस पैंट फटा हुआ। बोला ये लोग कौन है? बोला ये लोग भारत के मालिक हैं। बोला बारे बा, भारत के नौकर के लिए इतनी जगह और भारत के मालिक के लिए ये हालत। इस भारत ने कभी भी, इस भारत के किसी लोगों ने नहीं, इस भारत के कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, इस भारत का कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, इस भारत की कोई सरकार आज तक ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जो इस भारत के आम लोगों की इज्जत कोई करे। इस भारत में सिर्फ खास की इज्जत हुई, आम की इज्जत आज तक इस भारत ने कभी किसी का नहीं। जापान और अमेरिका के तरक्की का सबसे बड़ा कारण है वहां खास के लिए इज्जत होती, खास के लिए व्यवस्था होता, आम की इज्जत होती, आम के लिए व्यवस्था होता। भारत में कोई कानून, किसी भी तरह का व्यवस्था, चाहे बिहार सरकार बनाए चाहे भारत सरकार बनाए, वो हमेशा खास लोगों के लिए बना, आम लोगों के लिए नहीं बना। आज जरूरत है आम लोगों के लिए जीने की। आम लोगों के लिए कौन जिएंगे? आप बात तो करते हैं अच्छी अच्छी मंच पर, लेकिन हमें बताइएगा ना। मैं छोटी छोटी बात पत्रकार बंधु फर्क में बताना चाहता हूं। अभी अमेरिका में आप देखे होंगे एक लेडीज के बारे में लोकतंत्र का क्या बेमिसाल चीजें हैं कि निश्चित रूप से उस पर भी हमारे भारत को मजबूत होना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। लेकिन भारत के संसद में बैठने वाले लोग, भारत के राजनीति करने वाले लोग, भारत के ऐसे लोग, यदि आपको दर्द होता है शाहरुख खान की चप्पलें या कोई दुनिया के बड़े लोगों की चप्पल यदि कपड़े अमेरिका में उतारे जाते हैं तब तो दुनिया चिल्ला देती है, तब पत्रकार चिल्ला देता है। लेकिन चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जब फतेहाल गरीब और गुर्बत के कपड़े उतारे जाते, मार दिए जाते, बकरी को जला दिया जाता है, जब चाइना लूट करके ले जाता, जब चाइना गरीबों को समाप्त कर देती है, हिंदुस्तान का एक आवाज आज तक बोलने वाला इस भारत में कोई पैदा नहीं होता है। ना कोई पत्रकार बोलता, ना कोई लोग बोलते हैं। अभी भी लगातार चाइना के बॉर्डर पर ना जाने कितने ऐसे लोग जिनके घर जला दिए गए जो सिर्फ गरीब था, जिनके जानवर जला दिए गए, ले गए जो गरीब था। 900 रुपया मैं नहीं कहता हूं, आज के एडिटोरियल में भी लिखा है कि आखिर भारत किस भारत की कल्पना करता आ रहा है आम आदमी। मैं जानना चाहता हूं, मैं नीतीश कुमार जी से, मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से, मैं जानना चाहता हूं इस देश के उन विपक्ष के लीडरों से, आप किस आम लोगों की बात करते हैं, किस कौन सा सवाल उठाना चाहते हैं आम लोग। कभी नीतीश कुमार जी आप मिड डे मील का भोजन आपका बेटा करेगा, कभी पप्पू यादव का बेटा मिड डे मील का भोजन करेगा। आप आम लोगों को कहां रखना चाहते हैं? अंत्योदय का भोजन हिंदुस्तान के 87 करोड़ लोग करेंगे, अन्नपूर्णा का भोजन हिंदुस्तान के 87 करोड़ लोग करेंगे, मिड डे मील का भोजन हिंदुस्तान के 90 करोड़ लोग करेंगे, आंगनबाड़ी का भोजन इस हिंदुस्तान का 100 करोड़ लोग करेगा। मैं जानना चाहता हूं कौन लोग हैं जिसके थाली में सब कुछ परोसे गए। आजादी के 67 साल के बाद हिंदुस्तान आज भी 82 करोड़ लोग। सोनिया जी आपने फूड बिल तो लाया, उस वक्त लाया जब हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब 25 करोड़ की हुई। याद करिए 1986 में सोनिया जी हिंदुस्तान की आबादी मात्र 80 करोड़ की थी और 109 चाइना की आबादी थी। आज हिंदुस्तान की आबादी 124 है और चाइना 137 है। हम 2020 में 1.5 अरब की होंगे, चाइना 140 पर जाएगा या चाइना 138 पर जाएगा। सोनिया जी आज आप 82 करोड़ को फूड बिल, खाद्य सुरक्षा बिल तो देंगे। 2020 में जब 1 अरब व्यक्ति को फूड बिल की जरूरत होगी तो आप कहां से दे पाएंगे? आज भी आपने दिया, कैसे दिया? कौन सा फूड बिल है?
चावल देंगे तो जलावन नहीं, जलावन होगा तो सलाई नहीं, चावल दाल होगा तो हल्दी नहीं, हल्दी होगा तो नमक नहीं, नमक होगा तो मिर्ची नहीं, मिर्ची होगा तो धनिया नहीं। थाली में कौन सा चावल जाए? फूड बिल का क्या मतलब? क्या जिंदगी भर आम आदमी खैरात पर जीता रहे? कभी मिड डे मील का खैरात, कभी अंत्योदय का खैरात, कभी अन्नपूर्णा का खैरात। क्या हिंदुस्तान के 88 करोड़ लोगों को आप दो भाग में नहीं बांट दिया? एक हिंदुस्तान के 89 करोड़ लोग जिन्हें इस मुल्क के बड़े लोग साक्षर बनाना देखना चाहते हैं, कहते हैं पढ़ लिया। साक्षर का मतलब इस हिंदुस्तान में शिक्षा नहीं होता, साक्षर का मतलब गाली होता है हम हमारे लिए। दिल्ली में बैठने वाले लोगों को समझना चाहिए, हम बाप का नाम तो लिखना जानते हैं, लेकिन उस लिखावट से अपना पेट और अपनी जबान बेटी के तन को ढकना नहीं सीख पाते हैं। ये बात हिंदुस्तान के लोगों को समझना चाहिए। हम उस आम आदमी की बात करना चाहते हैं, हम उस आदमी की बात करना चाहते हैं जो जात नहीं है, जो मजहब नहीं है, जो धर्म नहीं है। जो लोग आज इस बात को हमेशा करते हैं, मैं उससे पूछना चाहता हूं, किस भारत की बात हम लोग? हमें कोई तो बताइए। इस मन से भ्रष्टाचार की बात उठ रही थी, हमें कोई बताए बुराई की गंगोत्री कहां से बहता है? कैसे भ्रष्टाचार कोई चिराग, अलाउद्दीन का चिराग है, आप कैसे जला दें? भारत के आधे इतिहास में बिहार का इतिहास छुपा हुआ है। गठरी से लेके वैशाली तक। पप्पू यादव पर आपको भरोसा है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा एक सपना है, भाजपा पार्टी जब आपको देश के आम लोगों के लिए बात करना होता है तो आप नागपुर से पूछते हो। बिहार में विपक्ष के लोगों को जब आम आदमी के लिए बात करना होता है तो कोई एक अन्य से पूछता है, कोई एक अन्य मार्ग के बगल में दूसरे अन्य से पूछता है, दूसरी पार्टी को जनपद से पूछता है, कोई किसी से पूछता है।